सैनिक गुस्से से, कौन हो तुम और क्या करने आए हो तुम यहां? जय आत्मविश्वास के साथ, मैं तुम्हारे युवराज का मित्र हूं। सैनिक हंसते हुए, हा हा हा, तुम और युवराज के मित्र? उपहास अच्छा है। सभी सैनिक हंसने लगते हैं। जय गुस्से में, यदि तुम मेरे मित्र के राज्य के सैनिक नहीं होते तो अभी तक तुम दोनों के शवों पर चलते हुए अंदर प्रवेश कर चुका होता। सैनिक गुस्से से तलवार तानते हुए, लगता है तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं है। जय अपनी शक्ति दिखाने ही जा रहा था, तभी सेनापति आ जाता है। सेनापति सख्ती से, क्या हुआ? ये शोर कैसा है? सैनिक अभिवादन करते हुए, सेनापति जी, यह लड़का युवराज से मिलना चाहता है और खुद को उनका मित्र बताता है। सेनापति गौर से जय को देखते हुए, उनका रास्ता छोड़ो। सैनिक हैरान होते हैं और जल्दी से हट जाते हैं। सेनापति जय को संकेत करते हुए, मेरे पीछे आओ। जय चुपचाप पीछे जाता है। क्या आप मुझे पहचानते हैं? सेनापति ना में सिर हिलाते हुए, नहीं। जय हैरानी से, तो फिर आपको कैसे यकीन हुआ कि मैं सत्य बोल रहा हूं? सेनापति मुस्कुराते हुए, यह सत्य है कि मुझे नहीं पता कि आप युवराज के मित्र हैं या नहीं, लेकिन आपकी शक्ति मैंने महसूस की है। यदि आपको अंदर घुसना होता तो आप सैनिकों को कब का मारकर अंदर घुस जाते। आपका व्यवहार ही बताता है कि आपकी बात में सच्चाई है। जय मुस्कुराते हुए, मानना पड़ेगा, उचिहा राज्य के सेनापति बुद्धिमान हैं, इसलिए ही इस राज्य ने इतनी जल्दी प्रगति कर ली। सेनापति मुस्कुराते हुए, ये सब प्रजा और यहाँ के लोगों की मेहनत का नतीजा है। वे एक कक्ष तक पहुंच जाते हैं। सेनापति दरवाजा खटखटाता है। आवाज, आ जाओ। सेनापति दरवाजा खोलते हुए अंदर जाता है। आदित्य खिड़की के पास खड़ा पूरे राज्य को देख रहा था। सेनापति, युवराज, एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। उसने बोला है कि वह आपका मित्र है। आदित्य जल्दी से पीछे मुड़ते हुए, कहाँ है वह? सेनापति उसे बताता है, वह बाहर खड़ा है। आदित्य तेजी से बाहर जाता है और जय को देखता है। आदित्य मुस्कुराते हुए, जय। वह जय के पास जाकर हाथ मिलाता है और गले लगाता है। सेनापति उनके बीच की गहरी मित्रता देखता है और मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। आदित्य जय को मेज पर बिठाते हुए, तो क्या पता चला तुम्हें? जय चाय की चुस्की लेते हुए, भाई, मैं दानवों के इलाके में गया था। वहां काफी जांच करने के बाद मैंने केवल इतना पता लगाया कि उचिहा राज्य पर उस दिन के हमले का सीधा संबंध हिमपुरी के राज्य महल से है। आदित्य चिंतित होकर, लगता है मुझे हिमपुरी जाना ही पड़ेगा। जय कुछ सोचते हुए, भाई, तुम्हें याद है राजकुमारी अमृता पर जो हमले हुए थे, वो उनके चाचा मुकेश राव ने करवाए थे। इसलिए मेरा शक मुकेश राव पर जा रहा है। लेकिन हम ऐसे शक पर कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास एक योजना है। आदित्य सहमति में, कैसी योजना? जय मुस्कुराते हुए, हमें किसी तरह हिमपुरी महल में यह खबर पहुंचानी होगी कि उचिहा राज्य का युवराज एक बहरूपिया है। आदित्य समझते हुए, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। जय मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही कहा तुमने। आदित्य फिर सोचते हुए, तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं सोचता हूं कि हिमपुरी तक वह खबर कैसे पहुंचानी है। जय हिचकिचाते हुए, भाई, मैं सुबह ही यहां से चला जाऊंगा। आदित्य हैरानी से, क्या कहा, जाना है तुम्हें? जय शर्माते हुए, हाँ, मैं और अवनी शादी कर रहे हैं। आदित्य हैरान होकर, क्या? तुम होश में तो हो ना, जय? यह समाज उसे नहीं अपनाएगा। जय सांत्वना देते हुए, भाई, मैं उसकी खुशी में हूं। आदित्य उदास होते हुए, तुम उससे शादी कैसे करोगे? यहां कोई भी तुम दोनों की शादी नहीं करवाएगा। जय हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ, मुझे पता है। इसलिए मैं भूत घाटी जा रहा हूं। वहां पर एक मंदिर है जहां कोई भी धर्म और जाति के लोग शादी कर सकते हैं। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ, भाई, शादी में शामिल तो नहीं हो सकता,
लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शादी करके वापस यही आना। जय हाथ मिलाते हुए, जरूर वापस यही लौटूंगा। रात का वक्त। एक काले कपड़े वाला शख्स ऊंचिहा महल की छतों पर चुपके से सबकी नजरों से बचते हुए एक कक्ष की खिड़की के पास उल्टा लटक कर अंदर की बातें सुनने लगता है। आदित्य, आत्म संदेश भेजते हुए, मौका हमारे पास खुद चल कर आया है। अब हमें बस वो बातें करनी है जो हिमपुरी राज्य तक पहुंचानी है। जय मुस्कुराते हुए, अरे युग भाई, इस महल का तो आनंद ही अलग है। कितने मूर्ख हैं इस राज्य के लोग जो ये मान बैठे कि तुम उनके युवराज हो। भला कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है क्या? आदित्य हंसते हुए, बस एक बार उन्हें मुझ पर पूरी तरह विश्वास हो जाए और मैं यहां का राजा बन जाऊं तो दोनों भाई राज करेंगे। दोनों शैतानी हंसने लगते हैं। वही खिड़की के बाहर लटका हुआ शख्स यह सब सुन रहा था। जैसे ही उसे यह सब पता चलता है, वह तेजी से वहां से निकल जाता है। उनके जाते ही आदित्य और जय के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। हिमपुरी राज्य। अमृता अपने कक्ष के छज्जे पर खड़ी चांद को देख रही है। अमृता सोचते हुए, काफी दिनों से ये अफवाह सुन रही हूं कि आदित्य लौट आया है, लेकिन क्या ये सच है? वह चांद को देख रही है, तभी उसे महल की दीवारों से होते हुए एक काले कपड़े वाला शख्स आता हुआ दिखाई देता है। अमृता सतर्क होकर, क्या हो रहा है? वह तेजी से शख्स का पीछा करती है और देखती है कि वह एक दीवार के पीछे किसी से बात कर रहा है। अंधेरा होने के कारण वह उस दूसरे शख्स का चेहरा नहीं देख पाती। काले कपड़े वाला शख्स, आपका शक एकदम सही था। वह उचिहा राज्य का युवराज असली युवराज नहीं है। वह एक बहरूपिया है जो अपनी चालाकी से पूरे राज्य को मूर्ख बना रहा है। उसका मकसद सत्ता हासिल करना है। अमृता यह सुनकर गुस्से से सोचती है। अमृता गुस्से में, मेरे आदित्य के राज्य को उसके नाम से लूटने की कोशिश? तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बहरूपिये। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसकी पोशाक एक नोकीली धातु में फंस जाती है। अमृता, नहीं, यह क्या हुआ? वह जल्दी से उसे निकालकर दीवार के दूसरी तरफ जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अमृता मन में कहती है, इस बार बच गए, पर अगली बार नहीं बचोगे। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही एक दूसरी दीवार के पीछे वही दो शख्स खड़े थे। उनमें से एक मुकेश राव था। वो उस काले कपड़े वाले जासूस को सिक्कों से भरी एक थैली देते हुए कहता है, अब जाओ यहां से। ये सुन वो जासूस जल्दी से वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मुकेश राव गंभीर होते हुए खुद से कहता है, आखिर है कौन ये बहरूपिया? मुझे मिलना होगा उससे। क्या होगा अब आगे? क्या अमृता जान पाएगी आदित्य की सच्चाई और क्या फंस जाएगा मुकेश राव आदित्य के इस जाल में? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अमृता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी पोशाक एक तेज और नोकदार धातु में फंस जाती है। अमृता चिंतित होकर, इस बार बच गए पर अगली बार नहीं बचोगे। यह कहते हुए वह वहां से चली जाती है। वहीं एक दूसरी दीवार के पीछे दो आदमी खड़े हैं। एक मुकेश राव है। वह काले कपड़ों वाले जासूस को सिक्कों से भरी एक थैली देते हुए कहता है, मुकेश राव, अब जाओ यहां से। जासूस तेजी से वहां से चला जाता है। मुकेश राव गंभीरता से सोचते हैं, मुकेश राव, आखिर है कौन ये बहरूपिया? मुझे मिलना होगा उससे। दूसरे दिन सुबह का समय। आदित्य अपने राज्य में घूम रहा है। वह उस स्थान पर रुकता है जहां वह दुकान थी जिसे उसने तोड़ने का आदेश दिया था। आदित्य सोचते हुए, यह जगह अब साफ और समतल हो गई है। आगे बढ़ता है, फिर उसकी नजर कुछ बच्चों पर जाती है जो मिठाई बांट रही लड़की के चारों ओर है। लड़की मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी मुस्कान रोते हुए को भी खुश कर सकती थी। आदित्य उसे पहचानता है। वह और कोई नहीं बल्कि इनाया है। आदित्य धीरे धीरे इनाया के पीछे खड़ा हो जाता है। इनाया का चेहरा दूसरी तरफ है,
इसलिए वह उसे नहीं देख पाती। लेकिन जैसे ही बच्चे उसे देखते हैं, वे उसे पहचान लेते हैं। बच्चे डर के मारे एक दूसरे के पीछे छिपने लगते हैं। आदित्य की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है। आदित्य अवसादित होकर, यह देखकर मुझे बुरा लग रहा है। बड़े से लेकर छोटे तक सबको उन भ्रष्ट मंत्रियों ने डरा दिया है। इसी बीच इनाया तेजी से पीछे मुड़ती है। इनाया आश्चर्यचकित होकर, युवराज आप यहां? आदित्य मुस्कुराते हुए, तुम मुझे आदित्य बुला सकती हो। इनाया संकोच में, नहीं नहीं, आपका नाम लेकर आपको बुलाऊं ये नहीं कर सकती मैं। आदित्य हंसते हुए, क्यों? एक मित्र दूसरे मित्र को नाम से नहीं बुला सकता क्या? या फिर तुम मुझे मित्र नहीं मानती? इनाया के गाल लाल हो जाते हैं। वह हिचकिचाते हुए कहती है, इनाया हम मित्र कैसे हो सकते हैं? आप इतने बड़े राज्य के युवराज हैं। आदित्य सकारात्मकता से, तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? या फिर तुम मुझे मित्र बनाने योग्य ही नहीं समझती? इनाया सिर हिलाते हुए कहती है। इनाया अच्छा ठीक है, मैं आपको अब से आदित्य ही बुलाऊंगी। आदित्य मुस्कुराता है और बच्चों की ओर देखकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। सैनिक परेशान होकर, युवराज आप ये क्या कर रहे हैं? आदित्य हाथ दिखाते हुए, बच्चों के आगे तो राजा भी झुक जाता है, मैं तो बस युवराज हूं। बच्चे कुछ देर सोचते हैं और फिर इनाया के कहने पर आदित्य के पास चले आते हैं। आदित्य उन्हें खिलौने और फल देते हुए, तुम सब जैसे मुझे देखकर डरे थे, अब से वैसे किसी से भी मत डरना। कोई तुम्हें डराए तो बता देना। तुम सब युवराज आदित्य के मित्र हो। सभी बच्चे हाँ में सिर हिलाते हैं। इनाया आदित्य को प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। आदित्य उनके साथ खेल रहा होता है कि तभी घोड़े पर सवार एक दूसरा सैनिक आता है। सैनिक आदित्य के साथी से कुछ कहते हुए, युवराज आपके लिए एक संदेश है, हिमपुरी राज्य से। आदित्य बच्चों को खेलने के लिए कहकर सैनिक के पास जाता है। वह पत्र को लेकर उस पर लगी सुरक्षा मोहर को हटाते हुए पढ़ने लगता है। पत्र मुकेश राव ने भेजा था। उसने आदित्य को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। आदित्य मुस्कुराते हुए, मुझे पता था मुझसे अधिक तुम्हें जल्दी होगी मुझसे मिलने की। कोई बात नहीं, मिलते हैं रात को। आदित्य अपनी नील अग्नि से उस पत्र को जला देता है और फिर वापस इनाया और बच्चों के पास चला जाता है। शाम का समय, आदित्य हिमपुरी महल के बाहर खड़ा है। स्वागत में मुकेश राव और संपूर्ण मंत्रिमंडल खड़े हैं, जो आदित्य का फूल बरसाते हैं। आदित्य चारों ओर देखता है, उसके चेहरे पर चिंतित भाव है। आदित्य मन में सोचते हुए, क्या सच में वह मुझे भूलकर आगे बढ़ चुकी है? नहीं, हो सकता है कि उस तक यह खबर पहुंची ही ना हो। वह अपने दिल को समझाते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर महल के एक छज्जे पर खड़ी अमृता पर पड़ती है। डूबते सूर्य की सुनहरी किरणों से उसका चेहरा चमक रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर कई सवाल होते हैं। अमृता हैरान होकर मन में, युग ये यहां क्या कर रहा है? कहीं यह ही तो नहीं है वो बहरूपिया जो मेरे आदित्य की जगह लेने की सोच रहा है? यह सोचते हुए उसके चेहरे पर कड़वाहट आ जाती है और मुट्ठी भी कस जाती है। आदित्य का स्वागत करने के बाद मुकेश उसे अपने साथ ले जाकर महल में इधर उधर की बातें करते हुए घूमने लगता है। वह दोनों एक कक्ष में पहुंचते हैं, जो सामान्य कक्ष नहीं बल्कि सुरक्षा सारणी से संपन्न है। जैसे ही मुकेश राव दरवाजा बंद करता है, आदित्य उसे देख मुस्कुराता है। आदित्य मुस्कुराते हुए, हम यहां क्या करने आए हैं मुख्यमंत्री जी? मुकेश राव पलटकर अपने चेहरे के भाव बदलते हैं। मुकेश राव मुस्कुराते हुए, आदित्य मुझे चाचा बुलाता था। आदित्य
घबराने का नाटक करते हुए। वो काफी समय हो गया तो इसलिए मैं भूल गया। मुकेश राव हंसते हुए 2 कांच के गिलासों में शराब डालते हैं और एक गिलास आदित्य की ओर बढ़ाते हैं। मुकेश राव, अगर तुम आदित्य हो तो युग कौन है और तुम्हारा भाई जय? आदित्य कुछ देर डरने का अभिनय करता है, फिर मुस्कुराते हुए एक घूंट शराब पीकर कहता है, आदित्य, निडरता से, अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो छिपाने का क्या फायदा? हाँ, मैं आदित्य नहीं हूं। सही कहा, मेरा नाम युग है। पर इस सब से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पास तो छोड़ो, मेरे खुद के पास भी यह साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि मैं आदित्य नहीं हूं। मुकेश राव हंसते हुए कहते हैं, मुकेश राव, मैं यह साबित करना भी नहीं चाहता। मुझे कोई समस्या नहीं है कि तुम उचेहा राज्य के राजा बनो। बस मैं इतना चाहता हूं कि हमारे बीच मित्रता का एक संबंध बन जाए। तुम्हें जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मुझे जरूरत पड़ने पर तुम मेरा साथ दोगे। आदित्य कुछ सोचते हुए कहता है, आदित्य, जैसे तुमने मेरे बारे में पता लगवाया वैसे ही मैंने भी तुम्हारे बारे में पता लगवाया है। मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी अमृता को खत्म करना चाहते हो, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। अगर मित्रता करनी है तो हमारे बीच कोई राज का रहना अच्छी बात नहीं है। आगे क्या होगा? क्या मुकेश राव बताएगा आदित्य को सच्चाई या बोलेगा वो कोई नया झूठ? और क्या होगा जब आएंगे अमृता और आदित्य आमने सामने? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। मुकेश राव आदित्य को गंभीरता से देखते हुए, मुकेश राव, मैं ये साबित करना भी नहीं चाहता। मुझे कोई समस्या नहीं है कि तुम उचेहा राज्य के राजा बनो, बस मैं इतना चाहता हूं कि हमारे बीच मित्रता का एक संबंध बन जाए। तुम्हें जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मुझे जरूरत पड़ने पर तुम मेरा साथ दो। आदित्य यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। आदित्य, संजीदगी से, जैसे तुमने मेरे बारे में पता लगवाया वैसे ही मैंने भी तुम्हारे बारे में पता लगवाया है। मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी अमृता को खत्म करना चाहते हो, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। अगर मित्रता करनी है तो हमारे बीच राज का रहना अच्छी बात नहीं है। मुकेश राव को यह सुनकर आश्चर्य होता है। वह आदित्य को हल्के में ले रहा था, लेकिन अब उसकी जानकारी और पहुंच देखकर वह हैरान रह जाता है। मुकेश राव हैरान होकर, तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? आदित्य मुस्कुराते हुए मुकेश राव को देखता है। मुकेश राव हार मानते हुए, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर मुझे मजबूरन करना पड़ा। बचपन से ही मेरे बड़े भाई को ही सब कुछ मिलता आ रहा है, चाहे वो खिलौने हो, राज्य हो या सम्मान। मुझ पर किसी को कोई भरोसा नहीं था। सिर्फ कुछ मिनट छोटा होने की वजह से मुझे राजा ना बनाकर मेरे भाई भावेश को राजा बना दिया गया, और अब दोबारा ऐसा ही हो रहा है। मेरी बेटी बड़ी है, लेकिन सभी ने अमृता को अगली महारानी बनाने का फैसला ले लिया। मेरी बेटी को तो एक मौका तक नहीं मिला, इसलिए मैं अमृता को रास्ते से हटाकर अपनी बेटी को रानी बनाना चाहता हूं। आदित्य उसकी बातें सुनकर हैरान होता है। उसे मुकेश के अंदर भरे गुस्से को महसूस होता है। उसकी अमृता के लिए चिंता बढ़ जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है। आदित्य, शांति से। इतने छोटे से कार्य के लिए आपको अपने हाथ रक्त से रंगने की क्या आवश्यकता है? यह कार्य बिना किसी को मारे भी हो सकता है। मुकेश राव हैरान होकर आदित्य को देखता है। मुकेश राव अचंभे में, वो कैसे? आदित्य उसे समझाते हुए, आदित्य, आप अमृता का विवाह करवा दीजिए। वो यहां से दूर रहेगी तो आपके लिए राज्य पर अपना शासन करना बहुत आसान हो जाएगा, और जिसका शासन होगा उसकी ही मर्जी चलेगी। मुकेश राव यह सुनकर मुस्कुराने लगता है। मुकेश राव, बहुत अच्छे।
अब जाकर समझ में आ रहा है कि तुमने पूरे उचिहा राज्य को मूर्ख कैसे बनाया। बहुत शातिर हो तुम, लेकिन एक समस्या है। अमृता सिर्फ आदित्य से प्यार करती है और वो उसके अलावा किसी से विवाह नहीं करेगी। आदित्य मुस्कुराते हुए उसे जवाब देता है। आदित्य तो आपके सामने खड़ा है। तभी मुकेश राव उदासी से कहता है। मुकेश राव, नहीं, वो पल भर में पहचान लेगी कि तुम आदित्य नहीं हो। वो आदित्य की आत्मा तक को पहचानती है। आदित्य जल्दी से अपनी योजना बताता है। आदित्य पहचानती थी। आप बस रात्रि के भोज में मेरे और अमृता के विवाह का प्रस्ताव रखिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा कि वो खुद विवाह के लिए हाँ बोलेगी। यह सुनकर दोनों हंसने लगते हैं और अपने गिलास आपस में टकराकर एक घूंट में पूरा गिलास खाली कर देते हैं। कुछ देर बाद आदित्य और अमृता की मुलाकात होती है। आदित्य मुकेश राव के साथ पीने के बाद वहां से निकल जाता है। आदित्य नशे में मुस्कुराते हुए, अरे चोरनी तुम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। उसके सामने खड़ी लड़की अमृता थी, जो गुस्से से उसे देख रही थी। अमृता, गुस्से से, तुम कब से शराब पीने लगे? आदित्य मुस्कुराते हुए, तुम्हारा सामना जो करना था, शायद इसके बिना मैं तुम्हारा सामना भी नहीं कर पाता। यह सुनकर अमृता ने आदित्य को आंखें दिखाई। अमृता, तनाव में क्या अर्थ है इसका? आदित्य मन में सोचते हुए। आदित्य, भीतर ही भीतर, तुम्हारा सामना करना मेरे लिए आसान नहीं होता। तुमको देखते ही दिल करता है सब कुछ भूलकर तुम्हें सीने से लगा लूं, पर हम दोनों ही अलग रास्तों पर चल पड़े हैं। आदित्य चुप हो जाता है। अमृता उसे फिर से बुलाती है। अमृता, आवाज में कड़कता हुआ, अब बोलो भी, चुप क्यों खड़े हो? आदित्य अपनी सोचों से बाहर आते हुए सिर हिलाकर मुस्कुराता है। अमृता उसे देखती रहती है। तभी अमृता अपने दूसरे हाथ से पीछे से आगे लाते हुए लकड़ी की तलवार आदित्य को दिखाती है। आदित्य हैरान होकर, ये क्या? तुम अभी भी खिलौनों से खेलती हो? आदित्य झूठी हंसी हंसने लगता है। तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज जाती है। आदित्य अपने गाल पर हाथ रखकर अमृता को देखते हुए, ये कौन सा तरीका है? अगर बात नहीं करनी तो बता दो। जब भी मिलती हो अपनी उंगलियों की छाप छोड़ देती हो। अब बताओ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? अमृता गुस्से से आदित्य को देखती है। अमृता गुस्से में, अभी तक तुम चोरी करते थे, राज्य और मंत्रालयों के साथ खेलते थे, लेकिन अब तो तुमने लोगों और उनकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया। खुद को आदित्य कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि आदित्य और मेरी इस तलवार के साथ बचपन की यादें जुड़ी हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कहीं तुम सच में आदित्य तो नहीं, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारे लिए ये खेल होगा, लेकिन मेरे आदित्य की जगह लेने की सोची भी तो जीवित नहीं बचोगे। अमृता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य मुस्कुराते हुए, लेकिन मैंने तुमसे तो एक बार भी नहीं कहा कि मैं आदित्य हूं। हाँ, मैं उसकी जगह लेने की सोच रहा हूं, बल्कि ले ली है समझो। और तुम मेरा हिमपुरी से कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक तुम कुछ करने की सोचोगी, तब तक मैं वहां का राजा बन जाऊंगा। एक बार वहां का राजा बनते ही मैं उस आदित्य की बची खुची यादें भी मिटा दूंगा। आदित्य ने इतना बोला ही था कि एक तलवार सीधा उसकी आंखों की तरफ बढ़ने लगती है। आदित्य तेजी से हटते हुए अमृता को देखते हुए, पागल हो गई हो? अभी मुझे लग जाती। कितनी मुश्किल से आदित्य को जीवित किया है, तुम क्यों उसे दोबारा मारना चाहती हो? अमृता गुस्से में दोबारा हमला करते हुए, अपनी जुबान से मेरे आदित्य का नाम मत लो। अमृता कई बार आदित्य पर गुस्से में हमले करती है। तभी आदित्य एक हमले से बचते हुए तेजी से अमृता का हाथ पकड़ लेता है। आदित्य उसके हाथ से तलवार गिराते हुए हाथ मोड़कर,
गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। यह बोलकर वह अमृता को घुमाते हुए छोड़ देता है। अमृता जैसे ही खुद को संभालती है, वह आदित्य को देखने लगती है, लेकिन आदित्य वहां से गायब हो चुका होता है। वह गुस्से से मुट्ठी कसते हुए कहती है, अमृता, गुस्से में, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। यह बोलकर वह वहां से चली जाती है। वहीं ऊपर छत पर आदित्य आसमान को देखते हुए लेटा हुआ था। आदित्य अकेले में सोचते हुए, मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम मुझे रोको। माफ करना अमृता, लेकिन तुम्हें कुछ दिन और मुझसे नफरत करनी होगी। आदित्य के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था कि अमृता अभी भी उसके दिल में है। रात का समय, सभी लोग रात के भोजन पर इकट्ठा हुए थे। वहां मेज पर मुकेश के सभी भाई और उनकी पत्नियां बैठी हुई थीं। सभी को मुकेश ने ही बुलवाया था। वही भावेश राव भी आकर बैठ गए थे। भावेश राव भी अभी अभी राज्य में मुकेश के संदेश पर आए थे। मुकेश ने सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें करने के लिए बुलाया था। भावेश राव बेमन के वहीं बैठे मुकेश की उस महत्वपूर्ण बात जानने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में आदित्य आया हुआ है। तभी अमृता भी वहां आ जाती है। वह अपने पिता को वहां देख उन्हें गले लगाती है और डांटते हुए कहती है, अमृता, प्यार भरे गुस्से से, आप कहां सालों साल गायब रहते हैं? आपको अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं है? भावेश राव अमृता के सिर पर हाथ रखते हुए भावुक होकर, एक तुम ही तो हो मेरे पास। पहले दोस्त छोड़कर चला गया और फिर तुम्हारी मां भी चली गई। मेरी जिंदगी तुम्हारी ही है बेटा। बस एक बार मैं उन अपराधियों को पकड़ लूं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा आदित्य और मुझसे मेरा मित्र छीना है। यह सुनकर अमृता हमें सिर हिलाती है। वहीं मुकेश के पास उसकी बेटी भी बैठी हुई थी। तभी मुकेश भावेश राव को देख मुस्कुराते हुए कहता है, आगे क्या कहा मुकेश ने भावेश राव से और क्यों बुलाया है मुकेश राव ने सभी को, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।